नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए होम साइंस सेकेंड ईयर। जी हाँ बच्चों, एमए होम साइंस सेकेंड ईयर का है, द्वितीय वर्ष का है, अर्थात फाइनल ईयर का होम साइंस है एमए का। और आज हम फाइनल ईयर में पेपर 3, जी हाँ पेपर 3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पेपर 3 आप सबका क्या है बच्चों? एक्सटेंशन एजुकेशन। जी हाँ, एक्सटेंशन एजुकेशन टेक्निक्स एंड प्रोग्रामिंग, अर्थात जो प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम है। हम लोग आज प्रसार शिक्षा तकनीक और कार्यक्रम पेपर 3 में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जो प्रश्न इसमें मैंने आज आप सबके लिए रखा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बच्चों इस पर रोजाना आप सबके लिए क्लास मिलती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप सबका फाइनल ईयर है, आप सब जेआरएफ नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे। यदि आप सबका पेपर अच्छा रहेगा, आप सबके नंबर अच्छे रहेंगे, तभी आप सब आगे चल के इसमें सिलेक्ट हो सकेंगे। तो बच्चों, उसके लिए भी आपके परसेंटेज भी मायने रखते हैं, क्योंकि नेट का जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सबसे पहले परसेंटेज भी होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों, यदि आप सबका फर्स्ट ईयर में कम है परसेंटेज, तो सेकेंड ईयर में बहुत सारी मेहनत करें और लगन के साथ तैयारी करें, जिससे आप सबका फर्स्ट ईयर की अपेक्षा सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा स्कोर आ सके और आप सब नेट जेआरएफ के लिए योग्य हो सकें। तो देखते हैं आज बच्चों हमारा प्रसार शिक्षा तकनीक एवं कार्यक्रम में क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो उसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक आवश्यक बात याद रखना बच्चों, जैसे मैंने ये प्रश्न बताया अभी, प्रसार शिक्षण की विधियां। तो बच्चों, प्रसार शिक्षण की विधियों में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यदि प्रश्न की लॉन्ग में बन जाता है, अब प्रश्न बनता है खंड बा में या सा में बन जाता है और पूछ लेता है 500 शब्दों में लिखना है, तो क्या आप 500 शब्दों में इतने ही वर्ड गिन सकते हैं? क्या ये 500 शब्दों में है? नहीं है 500 शब्दों में। तो बच्चों, इसके अंतर्गत भी लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें है, पहला है प्रसार शिक्षण विधियों का चयन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आप शॉर्ट में लिखेंगे, और इसी को लॉन्ग में लिखने के लिए आप आसानी से कैसे लिखेंगे? ग्रामीण का मानसिक एवं शैक्षिक स्तर, तो ये हेडिंग डालेंगे। ओके, इसको हेडिंग में लिखेंगे। फिर इसके अंतर्गत अपना जो तजुर्बा है, अर्थात जो आप सब पढ़े रहेंगे, जो आपको मालूम है, उसे लिखना। पर सबसे मेन होता है हेडिंग, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने लगता है तो सबसे पहले हेडिंग पर फोकस जाता है, क्योंकि हेडिंग मोटी डार्क लाइन से होती है, जिससे बहुत जल्दी ही वो हमें दिखाई देता है। आप सबको पता होगा रंगों के महत्व के बारे में, क्योंकि आप सबने वस्त्र एवं परिधान के बारे में पढ़ा है पेपर फर्स्ट में। तो इतना याद होना चाहिए कि हाईलाइट होता है, जब हमारी हेडिंग हाईलाइट होती है तो उस पर सबसे तेजी से फोकस पहुंचते हैं। तो बच्चों, इसलिए जैसा कि पहले हम देखते हैं क्या है विधियां, जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला, ग्रामीण का मानसिक एवं शैक्षिक स्तर। जी हाँ, जो ग्रामीण विकास में है, मानसिक, उनका मेंटली और शैक्षिक स्तर क्या है। जी हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर हम आप प्रसार करने जा रही हैं वहाँ की योग्यता क्या है, वहाँ की शैक्षिक स्तर क्या है, वहाँ के व्यक्ति शैक्षिक हैं, एजुकेशन से संबंधित हैं, उनको नॉलेज है, वो मेंटली ठीक है, किस तरह के ग्रामीण में वहाँ का स्तर कैसा है, ये भी मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों आर्थिक स्थिति। यदि आप प्रसार के लिए जहाँ जाती हैं वहाँ ये भी मायने रखता है, ये भी ध्यान दें कि वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है। अगर वहाँ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप अपना प्रसार करेंगे तो बहुत ही फायदा होने वाला है। नेक्स्ट है बच्चों शिक्षण साधन की उपलब्धता। क्या होना चाहिए? शिक्षण साधन की उपलब्धता भी होना चाहिए। जहाँ पर आप जा रहे हैं प्रसार करने, और वहाँ पर यदि आप जो जो प्रसार करेंगी उसके लिए कुछ साधन की भी उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि साधन नहीं होंगे, शिक्षण साधन नहीं होंगे तो आप कैसे ही वहाँ के व्यक्तियों को जागरूक करेंगे। और नंबर 4 है बच्चों ग्रहणकर्ता की संख्या। ये भी याद रखना, वहाँ की असेंबली कितनी है, वहाँ वहाँ कितने व्यक्ति मौजूद हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है बच्चों यातायात सुविधा।
5 नंबर है यातायात की सुविधा भी होनी चाहिए वहाँ। जहाँ जा रहे हैं, किसी यातायात की सुविधा के बिना कैसे जाएँगे आप किसी ग्रामीण में, गाँव में प्रसार के लिए? यदि आपके पास यातायात की सुविधा है तभी तो जाएँगे। और ऐसा भी होता है कई-कई जो पिकअप गाड़ियाँ होती हैं उसमें भी प्रसार शिक्षा के लिए बैनर लगे होते हैं और माइक भी लगे होते हैं जिससे अनाउंसमेंट करते हुए जाते हैं प्रसार शिक्षा से संबंधित। ओके, नेक्स्ट है अभिरुचि। जी हाँ, आप जहाँ जा रही हैं और जिसके लिए प्रसार कर रहे हैं उसके प्रति रुचि भी होना चाहिए, क्योंकि रुचि भी बहुत ही मायने रखती है। इंटरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है स्थानीय समस्याओं का निदान। जी हाँ बच्चों, वहाँ की स्थानीय समस्याओं का निदान करने के लिए भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी-अभी जस्ट इलेक्शन होके निमका है, कंप्लीट हुआ है। उससे पहले जो जाते थे नेता लोग गाँव में, तो वहाँ के सबसे पहले वहाँ की इंक्वायरी करते थे कि वहाँ की स्थानीय समस्या क्या है। फिर जा कर के क्या करते थे, जब वहाँ बैठते थे सब लोग, इकट्ठा होते थी, जनता इकट्ठा होती थी, तो मंच पे क्या बोलते थे कि आपकी जो ये समस्याएँ हैं उन्हें दूर करेंगे। इसी को लुभाते हैं और फिर अपना वोट बनाते हैं। तो आप सबको भी अगर प्रसार शिक्षा कर रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की ये समस्या क्या है और उसका निदान करना है। और आयु भी, जी हाँ बच्चों, आयु उम्र का भी विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ प्रसार करने जा रहे हैं आपको व्यक्ति देखेंगे आपकी आयु सीमा क्या है, और आप ये भी ध्यान देंगे कि कैसे व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, कि किस उम्र के व्यक्ति बैठे हैं। तो कह सकते हैं कि आयु भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप आप उससे यदि प्रश्न में पूछ लेता है, लॉन्ग में पूछ लेता है लिखने के लिए, तो आप विस्तार से लिख सकेंगे। नेक्स्ट बच्चों, प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी लॉन्ग में लिखना पड़ गया तो आप सब जरूर लिखना, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे प्रभावी तत्वों की चर्चा निम्न संदर्भों में की जाती है। ये शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं लेकिन ये लॉन्ग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ओके बच्चों, अपेक्षित लक्ष्य या उद्देश्य होना, ग्रहणकर्ता का सीधा संबंध या भागीदारी होना। जैसे अपेक्षित लक्ष्य, एक टारगेट होना चाहिए प्रसार शिक्षण की विधियों को प्रभावित करने वाले कारक में। अगर आपके पास एक लक्ष्य नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, तो किस पे आप प्रसार करेंगे, ये भी तो मायने रखता है ना बच्चों। तो आप सब कमेंट जरूर किया करें बच्चों, क्योंकि आप सब कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। आप सब लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सबको पसंद आ रहा है वीडियो। तो बच्चों जरूर लाइक किया करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते क्या है, सेकंड हमारा है ग्रहणकर्ता की सीधा संबंध या भागीदारी होना। जी हाँ, आप जो प्रसार कर रहे हैं ये भी ध्यान देना चाहिए कि ग्रहणकर्ता का क्या संबंध पड़ रहा है, क्या भागीदारी है उसकी प्रसार शिक्षण के लिए। नेक्स्ट है शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता, और शिक्षण पद्धतियों की उपलब्धता भी मायने रखता है, क्योंकि जो शिक्षण की पद्धतियां हैं अगर वो उपलब्ध नहीं होंगी तो बच्चे कैसे, आप कैसे प्रसार का शिक्षण कर सकती हैं। तो कह सकते हैं कि ये भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शिक्षण साधनों की उपलब्धता। जी हाँ, शिक्षण साधनों की उपलब्धता अभी जस्ट मैंने इसके बारे में समझाया आप सबको, किसमें, प्रसार शिक्षण विधियों को ध्यान में रखने के लिए। तो क्या होना चाहिए बच्चों, शिक्षण साधनों की उपलब्धता ही होनी चाहिए। अगर आपके पास शिक्षण साधन की उपलब्धता नहीं है तो आप प्रभावित होंगे इससे। कैसे, कारकों को इस, क्योंकि आप कैसे कर सकेंगे, शिक्षण के जो साधन है वो आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे तो आप कैसे प्रसार करेंगे, बताइए। नेक्स्ट है समस्या की उपलब्धता, और समस्या की उपलब्धता भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत प्रभावित करता है प्रसार शिक्षण को। और स्थानीय स्थितियां, वहाँ की स्थितियों को जानना चाहिए, वहाँ की क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है, तभी तो आप प्रसार करेंगे। और प्रसारकर्ता या शिक्षक की कार्य क्षमता भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ के शिक्षक की क्या कार्य क्षमता है। और शिक्षण विधि का प्रभावशीलता भी मायने रखता है। आई होप बच्चों ये दोनों प्रश्न बहुत आसानी से आप सबको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा बच्चा, समूह से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब समूह से क्या समझते हैं। समूह दो या अधिक व्यक्तियों की ऐसी इकाई होती है, असेंबली, अर्थात इंग्लिश में बोला जाता है असेंबली। असेंबली अर्थात समूह, वहाँ बहुत सारे एकत्र होते हैं व्यक्ति,
जिनके बीच पारस्परिक संबंध रहता है तथा जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। समूह का अपना उद्देश्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए वह चेष्टा करता है और यह इसके सदस्यों को आपस में बांधे रहता है। समूह का संगठन प्राय अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होता है जिनकी पूर्ति सामूहिक प्रयासों द्वारा होती है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।